आपकी कॉपी आपको मिल जाएंगी, कल या परसों में मिल जाएंगी। फिलहाल हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझाऊंगा छोटी सी, कि फिजिक्स ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको इजीली ग्रिप करने के लिए उसको कई ब्रांचों में डिवाइड कर दिया है। अब जैसे सपोज करो भारत एक बहुत बड़ा देश है, अब नहीं हो सकता मैनेजमेंट, तो कई सारे राज्य बना दिए ना, स्टेट बना दिए, मुख्यमंत्री बिठा दिए वहां पे कि अपना अपना स्टेट देखो, मुझे रिपोर्टिंग करो। एक प्रधानमंत्री नहीं देख सकता सबको, ये भी सच बात है, तो स्टेट बनाएगी। उन पर सीएम बना दिया कि भाई अपना अपना स्टेट देखो। सीएम भी हर जगह नहीं देख सकता, तो हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम बिठा दिया उसने। तो वही चीज, फिजिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है, तो इसको कई सारी ब्रांचों में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की बातें करते हो, मैग्नेटिज्म की बातें करते हो। एक है ब्रांच ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट की बात करते हैं, लेंस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले बात करते हैं। उन्हीं ब्रांच में एक ब्रांच है मैकेनिक्स। एक ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स नाम सुना होगा काफी। मैकेनिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें यदि आपसे कोई कहे क्या है, क्या पढ़ते हैं इसमें हम लेंस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे। इसमें कोई हीट की बातें नहीं करेंगे। लेंस की बात करनी हो, मिरर की बात करनी हो, तो उसके लिए ऑप्टिक्स है। जैसे डॉक्टर अलग अलग होते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट अलग होता है, हार्ट सर्जन अलग होता है ना, गायनेकोलॉजिस्ट अलग होती है। तो वैसे ही जिसमें कई सारी ब्रांच है, जिसमें मैकेनिक्स, इसमें क्या करते हैं, ये स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। यदि छोटे से शब्दों में बात करें तो इसमें जब भी हमें मोशन की स्टडी करनी हो, मोशन की इक्वेशंस बनानी हो, निकालनी हो, तो उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? जिन्हें आप डेली लाइफ में देखते हो। डेली लाइफ में कौन से? बस, ट्रेन, हवाई जहाज, बॉल उठा के फेंक के मार दी, है ना, बाइक जा रही है, स्कूटी जा रही है, ये ऐसे पार्टिकलों के मोशन की स्टडी को हम मैकेनिक्स बोलते हैं, या पूरा नाम क्लासिकल मैकेनिक्स भी होता है। लेकिन जब पार्टिकल बहुत छोटे 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 छोटे, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, मतलब दिखते भी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, दिखता है, आज तक किसी को नहीं दिखा है, तो ऐसे पार्टिकल भी तो मोशन में होंगे, उनकी स्टडी को क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। समझ गए? क्वांटम मैकेनिक्स नाम जरूर सुना होगा आपने, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो बहुत, जब टाइनी पार्टिकल जो हमें दिखते ही नहीं है, जो हमें दिखते ही नहीं है, उनकी, वो भी तो मोशन में, जैसे कमरे के पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल दिख नहीं रहे हमें, लेकिन फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है। तो हम ऐसे पार्टिकल की स्टडी नहीं करेंगे, किनकी स्टडी करेंगे? बस, ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब चीजें जो हमें दिखते हैं इजीली। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। फिर ये ब्रांच फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। और आपको ताज्जुब होगा, मतलब ताज्जुब क्या, आपकी पहली जो बुक है, जो पहली फर्स्ट बुक है 11th एनसीईआरटी, वो मैकेनिक्स ही है। जो फर्स्ट बुक है वो मैकेनिक्स ही है। बाद में सेकंड बुक में एक लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें ऑसिलेशन वाला पार्ट भी मैकेनिक्स है, ठीक है। लेकिन वो ऑसिलेशन ना वेव को थोड़ा सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो इसलिए वहां डाल दिया है, वरना ऑसिलेशन भी मैकेनिक्स ही है। पूरी फर्स्ट बुक मैकेनिक्स, और जो सेकंड बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशन, वो भी। फिलहाल मैकेनिक्स की बातें हम कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 कैटेगरी। एक कैटेगरी को बोलते हैं काइनामेटिक्स। काइन मास्टर नहीं आजकल बड़ा काइन मास्टर बड़ा फेमस है। काइनामेटिक्स। एक डायनामिक, और एक स्टैटिक्स। ये 3 ब्रांच मैकेनिक्स में डिवाइड कर दी, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। क्योंकि आप फिजिक्स में उतर चुके हो, तो ये शब्द भी आपको समझ में आने चाहिए। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। ये भी बताऊंगा अंतर, बट दिस इज स्टडी ऑफ रेस्ट। जब कोई पार्टिकल सिस्टम रेस्ट पे होगा, वैसे भी स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। स्टैटिक का मतलब जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो, बैठी हो। जैसे सपोज करो मैंने किसी ब्लॉक को धक्का दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, धक्का लगाया, ये खिसक गया, एक्सीलरेट हो गया, एसिलरेट, ठीक है, ये खिसक रहा है, खिसक रहा है।
तो ये इन दोनों में हम पढ़ेंगे, या अब वो बता दूंगा बाद में अंतर, वेट करिए। काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स में हम पढ़ सकते हैं इसमें से जब ये मूव कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, यदि 10 न्यूटन इधर लग रही हो, 10 न्यूटन इधर और लग जाए, ऐसे लग जाए, 10 इधर 10 इधर, तो इस पे नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। ये पत्थर हिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये पत्थर हिलेगा ही नहीं। तो ये इसमें पढ़ेंगे हम, समझ में आ गया? यानी सुनिए, जैसे इस पत्थर पे 2 फोर्स लग रही है, 10 इधर 10 इधर, तो ये बॉडी रेस्ट पर है, ये बॉडी रेस्ट पर है, तो इसे तो यहां पढ़ेंगे। और इनमें से कोई सी भी एक फोर्स हट जाए, क्या कहा मैंने? कोई सी भी एक फोर्स हट जाए तो इनमें से कोई एक ब्रांच में आ जाएगी। तो यानी स्टैटिक्स माने, अच्छा जैसे ऊपर मैंने लिखा है स्टडी ऑफ मोशन, तो इसको ऐसे मत गलत फील कर लेना, सर मोशन की स्टडी करनी है, पर ये तो रेस्ट है ना। मोशन बेटा, फिजिक्स ना रेस्ट को भी, रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब है कि इस बंदे की वेलोसिटी, देखो वर्ड आ रहा है वेलोसिटी, जब वर्ड मोशन आता है तो वेलोसिटी वर्ड आएगा, स्पीड वेलोसिटी वर्ड आएंगे, समझ में आ रहा है? जब मोशन वर्ड आएगा तो वेलोसिटी वर्ड आएगा। तो यदि कोई बंदा रेस्ट पर है तो भी वेलोसिटी वर्ड आ सकता है, बस वेलोसिटी इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू 0। यानी एक तरीके से रेस्ट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ मोशन, समझ में आया? रेस्ट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ मोशन। रेस्ट एक ऐसा सीन है जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो यदि कोई बॉडी रेस्ट पे हम स्टडी करते हैं तो उसको स्टैटिक्स ब्रांच में बोल देते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। नोट्स में सब लिखा हुआ है, बस सुनते चलो। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन ये जो है ये केवल एक मोशन का ओवरव्यू है, और ये मोशन का डिटेल व्यू है। डिटेल मतलब मोशन क्यों, इसमें तो हम सीधे मोशन पढ़ते हैं, ज्यादा चुल्ल नहीं करते, ज्यादा तहकीकात नहीं करते मोशन की, कि मोशन क्यों आया, कैसे आया, इस दिशा में क्यों नहीं आया, इस दिशा में क्यों नहीं आया, सुनना, केवल मोशन चुपचाप पढ़ लेते हैं। लेकिन यहां पर मोशन क्यों आया, कैसे आया, ऐसे कैसे मुड़ गई, यानी जो मोशन, फिर से बोलता हूं, ये केवल एक ओवरव्यू है। इट इज ओनली अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। यहां केवल मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, बट इन दिस ब्रांच मोशन भी स्टडी होगा और कॉज ऑफ मोशन भी स्टडी होगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने घड़ी पहनी, आई एम अ यूजर, मैं कौन हूं? यूजर। क्या मेरे घड़ी देखनी आती है मुझे बस, क्या भाई 5:35 हो रहे हैं? क्या मेरे लिए यह जानना जरूरी है एज अ यूजर कि घड़ी कैसे काम करती है? ये बताना, सोच के बताना, क्या मेरे लिए यह जरूरी है कि घड़ी कैसे काम करती है, इसके अंदर कैसे स्प्रिंग घूमती है, कैसे? तो बिल्कुल ठीक वही, जैसे मैं मोबाइल यूजर हूं तो मुझे मोबाइल चलाना आता है, मुझे उसके अंदर फंक्शन जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वो चीज है, काइनेमेटिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ मोशन ओवरव्यू पर, ठीक है। लेकिन यदि मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूं, सपोज करो मैं ही घड़ी या मैं ही मोबाइल बनाता हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना मोबाइल के फंक्शन, ठीक है, मोबाइल के सारे फंक्शन मुझे पता होने चाहिए। तो वैसे ही डायनामिक्स क्या चीज है, ये वो डिटेल वर्जन है। इसमें मोशन क्यों आया, कैसे आया, मतलब ये मान के चलो ये शादीशुदा आदमी है जिसकी बीवी चुल्ल करती रहती है, कहां गए थे, इतनी लेट कैसे हो गए, अब क्यों आए हो, है ना, वही चीज। तो यानी, और सिंपल फिजिक्स के शब्दों में बात करूं, तो सुनिए एक बार, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द मोशन without knowing the cause of motion. It is a branch of mechanics in which we also study the motion, but by knowing the cause of motion. और you know motion का cause क्या है, धीमे धीमे पता चल जाएगा, फोर्स। हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हो समझने के लिए रिद्धि, ठीक है। तो यानी फोर्स, यानी इस केस में फोर्स की स्टडी नहीं करते, इसमें हमारी मोशन में फोर्स की स्टडी भी शामिल हो जाती है, फोर्स की भी स्टडी, क्योंकि इसी की वजह से मोशन जनरेट होता है। अच्छा एक मिनट सुनिए, हमारे पास 3 इक्वेशन जो आप सबने पढ़ी है, v बराबर u प्लस at पढ़ी है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी पढ़ी है आपने, और आपने ये भी पढ़ी है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s।
इन तीनों इक्वेशनों में कहीं भी फोर्स की बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। क्यों, कहां, की, क्या, कैसे, इतना नहीं पढ़ते इसमें, इतना नहीं पढ़ते इसमें। लेकिन इसमें ये सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये सब तो है ही है, फोर्स भी शामिल हो जाता है। वो लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में समझ में आ गया, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं लिख सकते ना कि ये शादीशुदा आदमी है, इसकी बीवी जिसमें चुल्ल करती रहती है, तो इसमें ये फोर्स है बेटा। इसी वजह से मोशन एक्सिलरेट होता है, इसी की वजह से मोशन डी एक्सिलरेट होता है, इसी की वजह से मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है, ये कम ज्यादा होगा उसी हिसाब से मोशन। तो चलिए, यही है अंतर मैकेनिक्स की इन तीनों ब्रांचों में। इसका क्या बताया था बोलो, ये क्या बताया था? इसमें क्या करते हैं, इसमें बॉडी रेस्ट में यानी इक्विलिब्रियम में रहती है। मतलब सिस्टम या तो रेस्ट पर होगा, या तो रेस्ट पर होगा, या सिस्टम रेस्ट पर होगा। मतलब या तो सिस्टम रेस्ट पे होगा या सिस्टम रेस्ट पे होगा। मतलब देखो, या तो बॉडी चुपचाप पड़ी हुई है, या बॉडी पे यदि कोई चुल है जैसे 10 न्यूटन, तो कोई इधर भी 10 न्यूटन लगा दे तो ये अनकंफर्टेबल जोन में है, लेकिन फिर भी है तो रेस्ट में। समझ गए इन दोनों फिगर में अंतर? ये सिस्टम अनकंफर्टेबल जोन में नहीं है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल जोन में है, लेकिन फिर भी रेस्ट पर है। तो सच टाइप ऑफ फिजिक्स, सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल आर स्टडीड इन स्टैटिक्स। और वैसे सबसे बड़ी बात, भसड़ हो रही है, कौन क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सब मिला के मैकेनिक्स है, बस खत्म। ये सब मिला के, जहां बंदा मोशन कर रहा है वो मैकेनिक्स है, जहां बंदा रेस्ट है वो मैकेनिक्स है। पर आपको ये शब्द भी समझ में आनी चाहिए, भले ही एग्जाम में नहीं आती ये चीजें, पर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो चुके तो आपको ये शब्द समझ में आनी चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी कुछ दिनों सिर्फ ये चलेगा, अभी कुछ दिनों सिर्फ काइनेमेटिक्स चलेगा, अगले कुछ दिन। तो सही तरीका यही है कि पहले ये चीज तो सीखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना बेटा स्क्रीन को स्प्लिट करके नोट्स को बगल में रख लीजिए, नोट्स को बगल में रख लीजिए, ताकि आपको ये चीजें डेफिनेशन समझ में आने लग जाए। अब आ जाओ यहां पर। अब इतनी देर से मैं मोशन मोशन बकर 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 कर रहा हूं। मोशन, अच्छा, मोशन और रेस्ट ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब शादीशुदा लोग हैं ये, मोशन रेस्ट। मोशन की बात कर रहे हो तो रेस्ट की आपको दहेज में करनी पड़ेगी। तो ये क्या चीज है, मोशन और रेस्ट क्या वर्ड है? कैसे डिफाइन करें कि कोई सिस्टम मोशन में है, कैसे डिफाइन करें कोई सिस्टम रेस्ट में? समझ में आपको देखो, मोशन और रेस्ट वर्ड एक आम आदमी को भी समझ में आते हैं, जिसने फिजिक्स नहीं ली उसको भी समझ में आते हैं। एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि हाँ ये चीज मोशन में रेस्ट में। लेकिन आप बारीकी समझिए, यदि फिजिक्स एक लेवल ऊपर पढ़ना चाहते हो तो बारीकी समझिए कि क्या है मोशन की डेफिनेशन। आम आदमी तो स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई अंतर नहीं जानता, नहीं जानता, उसके लिए स्पीड वेलोसिटी एक जैसे वर्ड है। लेकिन धीमे धीमे आपको अंतर समझ में आने लगेगा। देखिए, तो मैं बताता हूं मोशन। मान लो मैं किसी को देख रहा हूं, मेरी गर्दन देखना, ठीक है, मैं किसी को देख रहा हूं, यदि उसे देखते 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 मेरी गर्दन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है मेरे लिए, मेरे लिए वो बॉडी मोशन में। मैं इस शब्द का भी इस्तेमाल जो कर रहा हूं ना, मेरे लिए मोशन में, ये भी समझ में आ जाएगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं कहूंगा ना मेरे लिए वो मोशन में। एक बस है, बस में एक सुंदर लड़की जा रही है, मेरी नजर आ गई, बस में मैंने उसको देखा, देखता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, तो मेरे लिए वो लड़की, वो बस मोशन में है। तो क्या डेफिनेशन हुई, क्या डेफिनेशन हुई? पहले उस लड़की की पोजीशन उधर थी, फिर पोजीशन इधर हो गई, फिर पोजीशन इधर हो गई, है ना? तो इफ सुनो, इफ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड, बॉडी कौन है इस मेरे एग्जांपल में? वो लड़की या बस। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस। पोजीशन चेंज हुई ना, तभी तो मेरी गर्दन चेंज हुई। मेरी गर्दन चेंज हो रही है ना, एंगल देखो यूं 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 करके, ठीक है? तो सुनिए बेटा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, बॉडी ऑब्जर्वर, बॉडी ऑब्जर्वर। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर इफ इट्स उंगलियों पे भी ध्यान, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। डेफिनेशन तुम आपको लग रहा होगा बड़ी हाई प्रोफाइल कर दी एक मोशन जैसे की, लेकिन वास्तविक डेफिनेशन ही यही है मोशन की। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक लड़की जा रही है बस में, ऋतुराज सर की निगाहें उस पर पड़ गई, ठीक है, देख रहे हैं, उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब गौर से सुनना, वो ऑब्जेक्ट है, आई एम ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर। इफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, object is said to be in motion if with respect to some observer
if its position changes with respect to that observer with the passage of time. और रेस्ट की डेफिनेशन आएगा बेटा, मजा आएगा समझ में, मजा भी आएगा। रेस्ट, मान लो वो लड़की वहीं पे बस स्टैंड पे खड़ी हुई है, कभी कभी तो बेटा इस वजह से जाम भी अच्छा लगता है ना, आपकी बाइक स्कूटी कार यदि ऐसे जाम में फंस जाए जहां आपका क्रश बिल्कुल बगल में खड़ा हो, तो चलो इन सब बातों को, तो यदि वो लड़की मान लो बस जाम में फंसी हुई है, बहुत भयंकर जाम है या बस रुकी हुई है, तो गौर से देखना, मैं टकटकी लगा के उसको देखे जा रहा हूं, अब मेरी गर्दन यूं और यूं नहीं हो रही, तो मेरे लिए वो लड़की मोशन में नहीं है, मेरे लिए वो लड़की मोशन में नहीं है, क्योंकि मेरे लिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मेरे रेस्पेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब ये पोजीशन क्या होती है? पोजीशन देखिए, एक क्लास है और कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये मास्टर है पढ़ा रहे हैं। अब यदि मास्टर एक क्वेश्चन ये पूछ ले, बताओ मैं कितनी दूरी पर हूं, यदि ये क्वेश्चन पूछ ले बताओ मैं कितनी दूरी पर हूं, तो इन सबके आंसर एक से होंगे या अलग अलग होंगे, ये बताइए। यदि कोई ये बोल दे कि मैं कितनी, टीचर ने क्वेश्चन फेंक के मारा, बताओ मैं कितनी दूरी पर हूं, तो सबके आंसर एक जैसे होंगे अलग अलग? ओब्वियसली अलग अलग होंगे सबके, पता है। अब सुनिए, ये कहेगा, मान लो ये कहेगा सर आप मुझसे 5 फुट की दूरी पर हो, 5 फीट की दूरी पर हो, ये कह रहा है सर आप मुझसे 3 फीट की दूरी पर हो, ये कह रहा है मैं इससे 6 फीट की दूरी पर हूं, सबके आंसर अलग अलग। अब रीजन समझना, क्योंकि सबके लिए टीचर की पोजीशन अलग अलग है ना। अब यहां पर आपको एक छूट देता हूं जो फिजिक्स आपको देने जा रही है, ये तो आप जानते ही होगे, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। पता है? ये बताइए, सुनिए, इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। टीचर इन दोनों के भी, इसने क्या बोला सर आप मुझसे 5 फुट की दूरी पर हो, 5 फुट की दूरी पर हो, है ना। अब टीचर यदि इधर आने लग जाए, बिल्कुल यहीं खड़ा हो जाए, तो बताइए टीचर इससे कितनी दूरी पर हो गया? 0। कितनी दूरी पर हो गया? 0। इसका मतलब इसने क्या किया? इसने अपना ओरिजिन यही मान लिया। मतलब भाई जब हम दूरी बताते हैं तो ये दिमाग में तुरंत ही एक्टिवेट हो जाना चाहिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो इसने अपना 0 यहां मान लिया, इसने मान लिया कि मैं ओरिजिन इसे मानूंगा, कि यहीं से गिनती चालू करूंगा, जो भी डिस्टेंस होगी 1 2 3 4 5 यहीं से मेजर करूंगा। इसका ओरिजिन यहां पर है, अच्छा बताइए, ये कह रहा है बंदा कि सर आप मुझसे 10 फुट की दूरी पर हो, 10 फीट की दूरी पर हो, तो ये कह रहा है कि आप मुझसे 10 फुट की दूरी पर हो, तो बताना टीचर यदि बिल्कुल यहाँ पे पास आने लग जाए, 9 फुट 8 फुट 6 फुट, और बिल्कुल यहीं खड़े हो जाए, तो बताइए दूरी कितनी हो गई? 0। इसका मतलब इसने ओरिजिन यहां मान रखा है। समझ गए नहीं समझ गए? तो फिजिक्स में एक छूट मिलेगी आपको, वो छूट ये, आप अपनी सुविधा अनुसार ओरिजिन कहीं भी मान सकते हो, कहीं से भी डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां खड़े हो वहीं से आपका स्टार्ट मान सकते हो, यानी चॉइस ऑफ ओरिजिन। ये लाइन अभी आपको बेमतलब की लग रही होगी, लेकिन धीमे धीमे जब जिसका लेवल बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि ये लाइन बड़ी मीनिंगफुल है और मददगार भी है, कि चॉइस ऑफ ओरिजिन आपकी, आपको जहां लगता है वहां ओरिजिन मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। हाँ, तो मोशन की डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, if its position changes with the passage of time with respect to the given, with respect to the observer. और रेस्ट की डेफिनेशन, if its position does not changes with the passage of time with respect to the observer, then body is said to be at rest. अब दिक्कत क्या आएगी? इतनी हाई प्रोफाइल डेफिनेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सीधे बोले चल रहा है तो मोशन, रुका है तो रेस्ट, यही बोल देते। लेकिन मैंने इतनी हाई प्रोफाइल जो ऐसी लगने वाली डेफिनेशन क्यों बताई? क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन होता ही नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन है ही नहीं। अब फिर से एक हैवी सा वर्ड फेंक के मारा। सच्चाई, मैं इसको दूसरे शब्दों में बताता हूं। सच्चाई यह है कि जिसे आप मोशन में कह रहे हो, आप जिसे मोशन में कह रहे हो सकता है कोई और उसे रेस्ट में बोल दे। क्या बोला मैंने? आपने जिसे मोशन में बोला, मैंने उस लड़की को, खूबसूरत लड़की को बोला वो मोशन में बस जा रही थी,
बोला था ना कि जब बस जा रही थी वो मोशन में, तो मेरे लिए वो लड़की मोशन में है। लेकिन सुनिए, वो जिस बस में बैठी हुई है, इमेजिन करो और भी पैसेंजर बैठे होंगे। सपोज करो बड़ी डीलक्स बस है, प्रीमियम क्वालिटी की बस है ये, और सड़कें भी बहुत अच्छी हैं। इमेजिन करो, जरा भी जर्क नहीं आ रहा है ना, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की बस है, बिना जर्क के चल रही है। इमेजिन करो इसमें ऐसे शीशे लग रहे हैं, बस में शीशे भी होते हैं, कार में, बस में ऐसे शीशे लग रहे हैं। इमेजिन करो, जो मैं बोलने जा रहा हूं सुनना, कि अंदर बैठे हुए लोगों को बाहर का नहीं दिख रहा। इमेजिन करो, ऐसा होता नहीं है, होता तो इसका उल्टा है, लेकिन मैंने उल्टा ही बोला है। इमेजिन करो कि इस बस में ऐसे शीशे लग रहे हैं, ऐसे शीशे लग रहे हैं कि जिससे कि अंदर बैठे हुए पैसेंजरों को बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा, कि दिन है, रात है, खंबे, पेड़, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, बस बड़ी स्मूथली चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है कि आपने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बिल्कुल गिलास में नाक तक भर रखी है, बिल्कुल वो भी नहीं हिल रही। समझ के मैंने क्या बोला? वो भी नहीं हिल रही, इतनी स्मूथ चल रही है। तो अब आप बताओ, ये लड़की वो है जिसे सब देख रहे हैं यहां खड़े होके, बस इधर जा रही है, सर के लिए ये लड़की मोशन में है, क्योंकि सर ने कहा ये मोशन में, ठीक है, क्योंकि सर के रेस्पेक्ट, सर की गर्दन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन अब आप बताइए, ए बी, क्या इसके लिए भी ये मोशन में है? क्या क्या सर के लिए तो ये मोशन में है, क्या इसके लिए भी ये लड़की मोशन में है? क्या नहीं। मैंने जिस तरीके का माहौल बनाया है ना, कि बस ऐसी है, डीलक्स है, बाहर का नहीं दिख रहा, तो पता है इस बंदे को तो ये लगेगा ही नहीं कि ये मोशन में है, नहीं लग सकता। और यदि ये एग्जाम्पल, मतलब अब बताइए, लड़की रेस्ट में है या मोशन में है? लड़की रेस्ट में है या मोशन में? तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया कि नहीं? अब मैंने बोला बताओ लड़की रेस्ट में है या मोशन में, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? सर किसके रेस्पेक्ट? मैंने बोला बताओ ये रेस्ट में है या मोशन में? बताओ बताओ, रेस्ट में है या मोशन में? तो आप कहोगे सर कौन है ऑब्जर्वर, किसके रेस्पेक्ट? इसके रेस्पेक्ट बात कर रहे हो तो हाँ ये मोशन में है, और इसके रेस्पेक्ट बात कर रहे हो तो नहीं नहीं सर ये रेस्ट में। और यदि ये बस वाला एग्जाम्पल आपको इम्प्रैक्टिकल लग रहा हो, यदि ये बस वाला एग्जाम्पल इम्प्रैक्टिकल लग रहा हो, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूं। बस मत मानो, अर्थ मान लीजिए, अर्थ। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, सपोज करो खुली छत पे पढ़ा रहा हूं, खुली छत पे ऊपर ये सब अपना ट्राइपॉड और वाईफाई लगा दिया, मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल। अब आप बताइए, मैं हिल के नहीं, वैसे तो हिल के पढ़ाता हूं, लेकिन मैं हिल भी नहीं रहा हूं। तो अब आप बताइए, आपके लिए मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? आपके लिए, आप भी सोफे पे कंफर्टेबल होकर पढ़ रहे हो, आपके लिए मैं रेस्ट पर हूं या मोशन में हूं? बोलो 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 जल्दी। आपके लिए मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है। अब सुनिए, हम सब, मैं आप सब, अर्थ नाम की एक बस पे पैसेंजर की तरह बैठे हुए हैं। अर्थ नाम की एक पैसेंजर है नहीं अर्थ नाम की पैसेंजर, उस पे ये रे ऋतुराज सर, बहुत छोटे से, ये रे आप लोग, ठीक है, आप लोग ये सब, तो हम सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट रेस्ट पर हैं। लेकिन अब ऋतुराज सर यूं खड़े हो जाए, छत पे खड़े हुए हैं, एक एलियन है, इमेजिन करो एलियन। तो एलियन जब ऋतुराज सर को देख रहा होगा, एलियन ऋतुराज सर को देख रहा होगा, ऋतुराज सर तो अर्थ नाम की बस पे खड़े हुए हैं, और ये जो बस है, ये रही बस, वो यूं घूम रही है, चल रही है नहीं चल रही बताओ? ये बस, ये रही अर्थ, ये यूं चल रही है। तो बताइए इस एलियन के लिए ऋतुराज सर रेस्ट है या मोशन में? अब आप बताइए, मैंने बहुत साफ सुथरे एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि दिमाग में प्रैक्टिकली घुसे, रिलेटेबल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप बताइए, आपने मुझसे कहा मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन ये एलियन, सुनिए, ये रही अर्थ यहां ले लेता हूं, चलो, ये रही अर्थ, इस बस में ऋतुराज सर भी हैं और आप भी हैं, ये रहा एलियन। अब बताइए, एलियन की मान लो बहुत पावरफुल नजर है, वो ऋतुराज सर को देख रहा है, कोई जादू, पौ पौ पौ, कोई मिल गया, देख रहा है वो मुझे। तो बताइए इसके लिए मैं रेस्ट पर हूं या मोशन में हूं? इस एलियन के लिए मैं मोशन में आ गया। तो अब आप बताइए, रेस्ट और मोशन भसड़ है नहीं, इसलिए मैंने एक वर्ड बोला, रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है ही नहीं इस दुनिया में। जिसे आप रेस्ट पे बोल रहे हो, कोई और उसे मोशन में बोल रहा है, जिसे आप उसे मोशन में बोल रहे हो, कोई और उसे रेस्ट पे भी बोल सकता है। ये भसड़ समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आया कि आप जिसे मोशन बोल रहे हो, कोई और उसे रेस्ट बोल सकता है, लड़ना नहीं है उससे।
नहीं आई समझ में? जिसे आप मोशन कह रहे हो, आप जिसे मोशन कह रहे हो, कोई और उसे रेस्ट बोल सकता है ना? बोल सकता है, लड़ना नहीं है उससे। और जिसे आप रेस्ट बोलते हो उसे कोई और मोशन बोल सकता है। तो इसलिए मोशन और रेस्ट के लिए आपको केवल ऑब्जेक्ट ही नहीं चाहिए, आपको ऑब्जर्वर भी चाहिए। कौन चाहिए? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने वाला। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? अब इसमें एक, लेकिन अब सुनिए, हाँ ये चीजें समझ में आ गई तो एक बार मैं डेफिनेशन, एक काम करता हूं, एक सस्ता सा एग्जांपल बनाता हूं। और एक और, ये रही सड़क और ये रहा पेड़, सड़क के किनारे पेड़, ठीक है? अब इस सड़क पे एक तो ए जा रहा है साइकिल पे अपनी, ए, और एक बी भी जा रहा है साइकिल पे ऐसे। सपोज करो ए की स्पीड जो आप 9 तक बोलते आ रहे थे वो मैंने लिख दी 10 मीटर पर सेकंड, ए की स्पीड। और सपोज करो ये डायरेक्शन ईस्ट है, ओके? तो ऑब्वियसली, अच्छा एक घटिया सा सवाल पूछूं, यदि मेरे जाल में ना फंसो तो फटाफट जवाब देना है। एक गाय, काव, एक काव, और की पैड पे उंगलियां रख दीजिए, की पैड पे उंगलियां रख लीजिए। एक काव का मुंह, गाय का मुंह ईस्ट की ओर है, एक गाय का मुंह ईस्ट की ओर है, तो उसकी पूंछ किधर होगी? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ किधर होगी पूंछ, किधर होगी? टिक टिक, 1 2 3 4 5। अंशिका उत्सव ने आंसर दिया, इच्छा ने दिया, तुषार ने, अच्छा तुषार बगल में भाई तो नहीं पढ़ रहा? अच्छा अंशिका नॉर्थ की ओर क्यों होगी? कईयों ने वेस्ट आंसर दिया, नॉर्थ क्यों होगी? अच्छा बाकियों को कोई डायरेक्शन का आइडिया नहीं है? नहीं, चलिए मैं आंसर डिस्क्लोज कर देता हूं। यदि एक गाय ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसकी पूंछ, हाँ, नीचे की ओर होगी। एक गाय ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसकी पूंछ नीचे की ओर होगी। वेस्ट की ओर पूछे तान के थोड़ी नहीं खड़ी हो जाएगी। ये एक रिलेटेबल है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको फंसाया है। फिजिक्स इसी तरीके से सोचनी होती है, आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड, ये 6 दिशाएं अलग होती हैं। 6, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड। तो यदि एक गाय ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसकी पूंछ डाउनवर्ड होगी, ध्यान रखना। चलिए, अच्छा फिर मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा, ठीक है? ये ईस्ट है तो ये वाली वेस्ट है। तो अब आप सुनना, मान लो ए जा रहा है ऐसे, साइकिल पे जा रहा है और मैंने उसकी स्पीड भी मेंशन कर दी 10 मीटर पर सेकंड। बी भी ऐसे जा रहा है, उसकी भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, उसकी भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? अब सुनिए पॉइंट नंबर 1, ए इज इन मोशन। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, पहली बात। ए इज इन मोशन, ये इनकम्प्लीट है। ए इज इन मोशन या ए इज मूविंग, ए इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, ए इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट। अब मैं कहूं ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करो कि ये सेंटेंस में मुझे मिटाना ना पड़े, कुछ मतलब आपको कुछ जोड़ना है इसमें जिससे कि ये सेंटेंस सही हो जाए। ए इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्री, विद रेस्पेक्ट टू ट्री। इमेजिन करो ये जो ट्री है इसकी भी आंखें होती है ना, नाक मुंह होते हैं, और सपोज करो गर्दन होती, बाकी के चीजें स्टेबल होता है। इमेजिन करो इस पेड़ की भी गर्दन होती। तो अब आप बताइए ये सेंटेंस ट्रू लग रहा है नहीं लग रहा? ट्री को क्या लगेगा? अब ट्री, यदि ये अजीबोगरीब एग्जांपल लग रहा है तो यहां पर बेटा एक आदमी बिठा दो, रेस्ट कर दो। यदि आपको ये लग रहा है कि ऐसा थोड़ी नहीं होता, पेड़ की गर्दन हो तो एक आदमी बिठा दो रेस्ट पे। लेकिन प्लीज इस पेड़ पे एप्पल मत टांगना, इस पेड़ पे सेब मत टांगना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। समझ रहे होगे ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि मैं इस पर पेड़ पे सेब क्यों मना कर रहा हूं? बड़ा खतरनाक हो जाएगा फिर आपके लिए। ये गलती कभी नहीं करनी है, नहीं कि चलिए
ये सेब से ना, एक तो फिजिक्स वाला बहुत डरता है और डॉक्टर भी बहुत डरते हैं। अच्छा डॉक्टर क्यों डरते हैं सेब से? चलो फिजिक्स वाले तो सेब से बहुत डरते हैं क्योंकि उस न्यूटन ने आग लगा के रख दी। अच्छा लोग कहते हैं कि पेड़ से सेब गिरा तो न्यूटन को बड़ा आश्चर्य हुआ, पेड़ से सेब गिरा न्यूटन को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो सुनिए, जब फिजिक्स वाला, हाँ इच्छा ने बता दिया कि डॉक्टर क्यों नफरत करते हैं सेब से, बिकॉज ईट एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसलिए डॉक्टर भी सेब से नफरत करते हैं। लेकिन इसमें एक कहानी है, इफ द नर्स इज क्यूट, इफ नर्स इज क्यूट देन कीप द एप्पल अवे। इरशाद इरशाद, इफ द डॉक्टर इज क्यूट, ठीक है, देन कीप द एप्पल अवे, यू मे कीप द एप्पल अवे, क्योंकि फिर आदमी बार बार फ्रीक्वेंटली जाएगा ना, वहां जाना चाहेगा। मैं थोड़ा लॉजिक से हट रहा हूं मैं, हाँ तो न्यूटन पे था मैं, न्यूटन पे। तो एक देखो फिजिक्स वाले बंदा केवल फिजिक्स को ही समझ, आप भी फिजिक्स एटीट्यूड रखते हो, मैं भी रखता हूं, तो मैं आपको तो समझा सकता हूं कि जब पेड़ से सेब गिरा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब मैं यही बात जब अपने मम्मी को समझा रहा था, पता है मम्मी जब एक बार पेड़ से सेब गिरा ना तो न्यूटन को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मम्मी क्या बोली, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आश्चर्य तो तब होना चाहिए था जब सेब ऊपर जाता। भाई उनका भी सोचना सही है, उनका कहना यह था इसमें आश्चर्य की क्या बात है, नीचे गिरा ये कोई थोड़ी नहीं आश्चर्य की बात है, सेब ऊपर जाता है इसमें सोचना चाहिए था उसको, ये तो नॉर्मल इवेंट है। लेकिन साइंस वाला बंदा ही समझ सकता है कि उन्होंने क्या सोचा। और चलिए तो इधर देखिए, ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो अब इस लाइन को पढ़ के बताइए ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जेक्ट कौन है, ए, हाँ 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 न्यूटन को क्या चल थी। और एक और कमाल की बात, इतने सालों से वो कभी 40 करने नहीं गया, वहां पे भी तो ये ऑब्जर्वेशन ही होती है, ऊपर से ही चीजें नीचे गिरती है, दाएं 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 दाएं। लेकिन नहीं, वो वक्त था, उस समय उनका दिमाग था। चलिए अब आ जाइए, देखिए तो ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी रिद्धि, तो बेटा आपको कितना बढ़िया ऑफर है, कितना अच्छा मास्टर मिला है जो आपकी क्लास को रिकॉर्ड करता है और नेट पे डालता है। बेटा रिकॉर्ड करता है और नेट पे डालता है, आप वहां से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई आज हैवी फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हो, बिलीव मी, अगले अगले 10 दिन 20 दिन, अगले 10 दिन सॉरी, कोई हैवी फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, आप यहीं से कनेक्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो इसमें ए तो हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हो गया ट्री। हमारी फिजिक्स में ट्री भी ऑब्जर्वर हो सकता है, उसके आंख नाक कान बना सकते हो। और यदि ये आपको अजीबोगरीब लग रहा है तो यहाँ पे एक आदमी बिठा दीजिए जो रेस्ट पर हो, तो अपनी गर्दन यूं करके देखेगा कि नहीं। तो बताइए इस बंदे की गर्दन जब ये ए को देख रहा होगा, जब ये ए को देख रहा होगा, तो इसकी गर्दन किस दिशा में शिफ्ट हो रही होगी, इसकी गर्दन किस दिशा में शिफ्ट हो रही होगी ए को देखने के लिए, ए को कंटिन्यूअसली देखने के लिए उसकी गर्दन धीमे धीमे किधर मुड़ रही है, बोलो। ए को कंटिन्यूअसली देखने के लिए इस आदमी की गर्दन ईस्ट की ओर मुड़ रही होगी, किधर, ईस्ट। देखो मैं हूं वो बंदा और मैं ए को देख रहा हूं यूं ईस्ट, तो मेरे लिए वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक। अब क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो अगला सेंटेंस भी आपको समझ में आना चाहिए, आम आदमी से बहस नहीं करनी। पता है क्या, ट्री इज ऑल्सो मूविंग या इज ऑल्सो इन मोशन, ट्री इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। याद रखना, आम आदमी से बहस नहीं करनी, वो कभी नहीं समझेगा इस बात को। सेंटेंस क्या है, ए के लिए ट्री भी मोशन में। हमारी फिजिक्स ये नहीं देखती कि उसके हाथ पैर गर्दन है या नहीं है। क्या है मोशन की डेफिनेशन, क्या थी मोशन की डेफिनेशन, कि उसकी हाथ होने चाहिए, उसके पैर होने चाहिए तभी मानेंगे मोशन। क्या हमने ये बोला था कि उसका पैर होना चाहिए तभी मोशन मानेंगे, ये नहीं थी। पता है मोशन की डेफिनेशन क्या थी, मोशन की डेफिनेशन थी यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने लग जाए विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अब मैं यदि बाइक चला रहा हूं, सपोज करो बाइक चला रहा हूं मैं, ब्लूम 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 ब्लूम, मैं हूं ए और यहां एक खंबा या पेड़ गड़ा हुआ है, तो और मैंने, चलो मैं फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं पीछे बैठ जाता हूं, चल भाई तू चला चल गाड़ी, अपने दोस्त को गाड़ी में बैठा दिया है ना, मैं सेकंड एज अ सेकंड सीटर हूं, ठीक है। चलिए अब गाड़ी चल रही है, आगे जा रही है, अब मेरा दिल पेड़ पे आ गया, मेरा दिल किसी पे भी आ जाता है बेटा,
इस बार पेड़ पे आ गया, अब मैं पेड़ को देख रहा हूं तो देखना मेरी गर्दन, देखा फील, अब मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि मैं कैमरे के फ्रेम से तो बाहर नहीं हो गया, हाँ यूं करके मैं पेड़ को देख रहा हूं। तो बताइए बेटा, पेड़ मेरे लिए रेस्पेक्ट पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही, पेड़ की, ट्री की? ट्री इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मी, और मुझे वो वेस्ट में जाते हुए दिखेगा। यदि ये एग्जाम्पल आपने दिल और दिमाग में बैठा लिया तो आपने एक लेवल तो पार किया कि हाँ भैया ट्री भी मोशन में है, और किधर की ओर? वेस्ट की ओर। किधर की ओर? वेस्ट की ओर। होप की दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ए इज एट रेस्ट। उत्तरी यार ये क्या, सर ने क्या दारू पी रखी है? अभी तो कह रहे थे ए इज इन मोशन, अब मैं क्या कह रहा हूं? ए इज एट रेस्ट। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, विद रेस्पेक्ट टू बी। ये ही रेस्ट और मोशन की रियल डेफिनेशन है कि ए इस एग्जाम्पल में मोशन में भी है और ए इसी एग्जाम्पल में रेस्ट पे भी है। ए को मोशन में महसूस किया ट्री ने और ए को रेस्ट पे महसूस किया बी ने। अच्छा अब आपको फील करिए, मैं ए हूं ये बी है, मैं ए हूं और ये बी है ना, ठीक है? अब ए बी के रेस्पेक्ट कैसे रेस्ट हो गया? थोड़ी देर के बाद देखो, अच्छा इस वैल्यू को रोक रोक के पढ़ता हूं, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब आ रहा है इससे निकल के? इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है? इससे मतलब निकल के आ रहा है 1 सेकंड में 10 मीटर आगे। इससे मतलब निकल के आ रहा है 1 सेकंड में 10 मीटर आगे, ठीक है? तो अब आप बताइए, इसके साथ भी वही वैल्यू अटैच है, इसके साथ भी वही वैल्यू अटैच है। बेटा ये मीटिंग जाने वाली है, मीटिंग लेफ्ट कर ऑन। चलिए, तो हुआ क्या ए और बी के सीन में? ये भी 10 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ जाएगा, ये भी 10 मीटर पर सेकंड आगे आ जाएगा। तो अब आप बताइए, 1 सेकंड के बाद ये साइकिल यहां पहुंच गई और उसी 1 सेकंड के बाद ये साइकिल भी यहां पहुंच गई। तो जब ए और देखो, अब ए 1 सेकंड के बाद सुनेंगे, 1 सेकंड के बाद ए जब पेड़ की तरफ देखेगा तो पेड़ पीछे रह गया 10 मीटर, लेकिन ए जब गर्दन इधर घुमाएगा तो बी पीछे नहीं रह गया, बी तो बगल में ही खड़ा हुआ है। बोले ये एग्जांपल समझ में आया? 1 सेकंड के बाद जब एक गर्दन घुमाएगा तो पेड़ 10 मीटर पीछे रह गया, उसे ये देखना पड़ेगा उत्तरी, पेड़ तो पीछे रह गया। लेकिन जब गर्दन अपनी राइट में घुमाएगा तो बी बगल में खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये बताइए, क्या बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट चेंज हुई? क्या बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट चेंज हुई? नहीं हुई। वही 0 डिस्टेंस पे खड़े थे, वही डिस्टेंस है, और ना ही ए की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी चेंज हुई। तो इसीलिए उस डेफिनेशन के हिसाब से ए बी के लिए रेस्ट में फिट हो रहा है, तो ए इज एट रेस्ट। अब देखिए, होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि पेड़ भी मोशन में वेस्ट में जा रहा है, ए ईस्ट में जा रहा है, बी भी ईस्ट में जा रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको ये बताना जरूरी है कि मोशन किसके रेस्पेक्ट आप स्टडी कर रहे हो, है ना? कि ए का मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्री, बी का मोशन विद रेस्पेक्ट टू, ये बोलना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू, इतनी इज्जत देनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें एक ऑफर, एक छूट है, डिस्काउंट। वो छूट ये है कि यदि मैंने ए की स्पीड सिर्फ ये लिख दी है 10 मीटर पर सेकंड, सुनो, ए वी माने स्पीड, ए माने ए की, सिर्फ ये लिख दी है 10 मीटर पर सेकंड, ये नहीं लिखी विद रेस्पेक्ट टू किसके, विद रेस्पेक्ट टू किसके, ये सेंटेंस नहीं लिखा है। लिखना जरूरी है, वैसे तो कंपलसरी है, लेकिन यदि ये नहीं लिखा है तो फिर फिजिक्स में एक बाय डिफॉल्ट ये विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मान ली जाएगी। यदि या तो लिखिए आप, या तो लिखिए, और यदि आप नहीं लिख रहे हो तो फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप क्या भर दिया जाएगा या मान लिया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भर दिया जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग वो चीजें हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पर हैं। सराउंडिंग वो चीजें हैं, अब यहां सराउंडिंग कुछ और है जो मैं बोल रहा हूं। सराउंडिंग वो चीजें हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पर है। अब अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पे कौन है? जैसे कोई बिल्डिंग बन गई, बुर्ज खलीफा बन गया मान लो,
अब बताइए, बुर्ज खलीफा अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पे, अर्थ घूम रही है तो बुर्ज खलीफा भी घूम रहा है उसी स्पीड से, जो स्पीड अर्थ की है वो स्पीड बुर्ज खलीफा की है। तो जैसे ए के लिए बी रेस्ट पर है, बी के लिए ए रेस्ट पर है, क्योंकि दोनों की स्पीड हूबहू एक जैसी है। तो बताओ बुर्ज खलीफा की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है? बोलो, बुर्ज खलीफा की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है? 0। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी स्पीड 0 है। तो सराउंडिंग में आएगा बुर्ज खलीफा, सराउंडिंग में आएगा खंबा, सराउंडिंग में आएगी बिल्डिंग, सराउंडिंग में आएंगे माउंटेन्स, मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, सराउंडिंग में आएगा ये ग्राउंड। ये सारे एग्जाम्पल अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पर हैं या नहीं है? बोलो, अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पर है। अब मुझे बताइए, क्या मून सराउंडिंग में आएगा क्या? अब आप बताइए, मेरी इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मून सराउंडिंग में आएगा? बताओ भाई, क्या लगता है, मून सराउंडिंग का हिस्सा है या नहीं इस डेफिनेशन के हिसाब से? वेरी गुड इच्छा, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड, वही था हर्ष, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। ये 4 लोगों को फिजिक्स समझ में आई, बाकी लोग नंदिनी गलत जवाब, ओह ये गलत जवाब, थोड़ा और सोचो, सिल्की थोड़ा और सोचो। मून, मैक बिल्कुल ठीक, सिल्की नंदिनी दोबारा सोचो, मैक ठीक। मून सराउंडिंग में नहीं माना जाएगा, मून सराउंडिंग में नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा मून मोशन में होता है अर्थ के रेस्पेक्ट। रात को देखना वहां होगा, सुबह देखोगे वहां होगा। मून ईस्ट में उगता है, वेस्ट में दुबक जाता है। आप बताइए, सुबह ईस्ट में होता है मून, शाम को वेस्ट में हो जाता है, तो फिर बताना उसकी तो पोजीशन चेंज हो गई ना अर्थ के रेस्पेक्ट। मून की पोजीशन, वो मून कह रहा हूं, सन की पोजीशन चेंज हो गई नहीं हो गई? सन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज हो गई नहीं होगी? तो फिर सन इस जगह से, वैसे और जगह हम सराउंडिंग मानते होंगे, लेकिन फिजिक्स जो मैं बोल रहा हूं, यहां जो वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां सराउंडिंग का मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पर हैं। यदि आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भर रहे हो तो इस ब्लैंक्स को कैसे पढ़ा जाएगा? ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, चलिए। अच्छा आप बताएंगे, ये तो एक छूट ये हो गई कि विद रिस्पेक्ट टू, जैसे एक बात बताओ, जब हमें -5 लिखना पड़ता है तो माइनस चढ़ाना पड़ता है, लेकिन +5 लिखने के लिए आप खाली 5 लिख सकते हो। जैसे ये कुछ छूट मैथ में भी है कि +5 लिखने के लिए खाली 5 लिख दोगे तो हम मान लेंगे कि वो प्लस का ही है, हम मान लेंगे कि वो प्लस का ही है। तो ये जैसे प्लस के साथ एक छूट है, वैसे यहां ये छूट है कि यदि आप कुछ नहीं लिखते तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मान लिया जाएगा। होप कि आपको यहां तक की क्लास समझ में आई, यहां तक समझ में आया। अब आप समझ में आ गया मेरा ये डायलॉग। अब मैं डायलॉग दोबारा बोल रहा हूं जो ऊपर से गया था पहले। इस दुनिया में एब्सोल्यूट मोशन कोई है ही नहीं। अब सेंटेंस समझने की कोशिश करो आप। इस दुनिया में एब्सोल्यूट मोशन कोई है ही नहीं, एब्सोल्यूट रेस्ट कोई है ही नहीं। मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव, जो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट निकाले जाते हैं। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब है परमानेंटली, एक तरीके से कि फिक्स हो जाए, कि फिक्स है कि भैया नहीं ये मोशन है, हर बंदे मोशन ही बोलेंगे, ये मोशन। चलिए, एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, रेस्ट मोशन। आपका एटीट्यूड अब चेंज हो जाना चाहिए पढ़ने का। मैं इतना टाइम जरूर इसलिए लेता हूं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो पढ़ने का। एक आम आदमी से नहीं टकराना आपको, उससे बहस नहीं करनी। फिजिक्स में भी वर्क पढ़ते हैं, जनरल लाइफ में भी वर्क वर्ड यूज होता है, लेकिन जनरल लाइफ में तो झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने को भी वर्क बोलते थे, लेकिन फिजिक्स में वर्क की एक अलग डेफिनेशन है या नहीं है? तो फिजिक्स वाले बच्चे, अब देखो एक चीज बताता हूं, पावर का फॉर्मूला आपने सुना है कभी? पावर का फॉर्मूला आपने सुना तो होगा फिजिक्स में, भले ही मैंने नहीं पढ़ाया, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। दिस इज फिजिक्स, दिस इज फिजिक्स। अब यदि आप इसे लिटरेचर में जोड़ोगे तो देखो कितना अनर्थ हो जाता है लिटरेचर में। चलो इसका शॉर्ट बना के मैं डालूंगा आज यूट्यूब पर, अभी अचानक ध्यान आया इसका। इसको लिटरेचर से कनेक्ट करोगे तो क्या गड़बड़ होगी? लिटरेचर कहती है नॉलेज इज पावर, कहती है नहीं कहती? बोलो, लिटरेचर कहती है नॉलेज इज पावर, है ना?
और लिटरेचर ये कहती है टाइम इज मनी, लिटरेचर ये भी कहती है टाइम इज मनी। अब तुमने फिजिक्स जबरदस्ती घुसेड़ दी इसमें, पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, यानी पावर नॉलेज है, तो पावर की जगह तुम जबरदस्ती रख रहे हो नॉलेज, है ना, जबरदस्ती, वर्क की जगह वर्क, और टाइम इज मनी, टाइम की जगह रख दी मनी, जबरदस्ती फिजिक्स में उंगली कर रहे हो। तो यहां से मनी का फॉर्मूला क्या बन गया, मनी का फॉर्मूला बन गया वर्क अपॉन नॉलेज। ओके, अब देखिए कैसे फिजिक्स की उसने ऐसी कर दी। अब देखिए, एज नॉलेज टेंड्स टू जीरो, यदि टेंड्स टू जीरो वर्ड समझ में नहीं आता, एज नॉलेज डिक्रीजेस, नॉलेज डिक्रीजेस कीपिंग वर्क कांस्टेंट, नॉलेज डिक्रीजेस, मनी पे क्या असर आएगा, बोलो 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 बोलो। एज नॉलेज डिक्रीजेस आपका पैसे बढ़ने चालू हो जाएंगे, यानी रिगार्डलेस ऑफ द वर्क, रिगार्डलेस ऑफ द वर्क। और इसमें प्रॉपर वर्ड जो मैं बोलता हूं, एज नॉलेज टेंड्स टू जीरो मनी टेंड्स टू इंफिनिटी, एज नॉलेज टेंड्स टू जीरो मनी टेंड्स टू इंफिनिटी, रिगार्डलेस ऑफ द वर्क। आज मैंने तुमको पैसे बनाने की एक फॉर्मूला बता दिया, पैसे बनाने का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन ये चिल्ले फिजिक्स में, इसलिए कहते हैं लिटरेचर को फिजिक्स से कनेक्ट नहीं करो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे, मुझसे पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल ढूंढते रहिए ऐसे, ठीक, और स्टाइल मारते रहिए फिजिक्स की, ठीक। चलिए, तो अब मैं कहा था, व्हाई वी आर गेनिंग नॉलेज देन, तो मैंने इच्छा ये भी तो बोला है, ये जबरदस्ती उंगली है फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रू, ठीक। तो हाँ, तो अब आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, यदि मोशन हमें आगे पढ़ना है तो बेटा देखिए आपके साथ धोखा क्या हुआ, धोखा पहले बचपन में सिखाया कि एक नंबर लाइन होती है ना, सबसे पहले सिखाया कि एक नंबर लाइन होती है बचपन में, ये मुझे नहीं पता किस क्लास में, कि ये 0 होता है या +1 +2 है ना, +3, सबसे पहले आपकी जिंदगी में ये आया। आप नंबर लाइन जैसे जैसे सीखे, अगली साल आपकी फिर हुई, ले ली आपकी क्या, फिर होगा एक्स और वाई एक्सिस, यानी आपके खाते में ऐसे करके भी नंबर लाइन हो गई और ऐसे करके भी, बोलो जुड़ गई कि नहीं। अब आपको गौर से देखो, ऐसे करके भी 1 2 3 4 5 पढ़ने पड़ते हैं और ऐसे करके भी 1 2 3 4 5 पढ़ने पड़ते हैं, -1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5। कहा आपकी नॉलेज में सिर्फ ये था, फिर जैसे जैसे आपका मेंटल लेवल बढ़ा, जैसे जैसे आपको मेंटल लेवल बढ़ा, आपके खाते में तुरंत सिलेबस ने घुसा दिया, चल ये पढ़ लिया, अब ले, अब एक्स और वाई भी सीख। बोलो यही हुआ है ना आपके साथ अभी तक, ये हुआ है नहीं हुआ आपके साथ, क्योंकि आज आपके साथ कुछ और भी बुरा होने वाला है, आज आपके तोते थोड़े से और उड़ने वाले हैं, क्योंकि एक और नंबर लाइन में घुसाने जा रहा हूं इसमें, एक और नंबर लाइन आपकी नॉलेज में घुसने वाली है। अब सुनिए, हाँ, अब होगा क्या बेटा, सुनिए, ये बात आप मानते हो ना कि वेरी फर्स्ट डे ये चीज नहीं सिखाई जाती बच्चे को, वेरी फर्स्ट डे बच्चा मासूम होता है, उसको धीमे धीमे सिखाते हैं। तो आ जाइए, आज आपको मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होती, एक जेड एक्सिस भी होती है, एक जेड एक्सिस भी होती है। लेकिन अब टेंशन मत लो, इसके आगे तुम्हें कोई और तीसरी चौथी एक्सिस नहीं मिलेगी, ये लास्ट बार आपके साथ, मतलब जो धोखा होना था वो लास्ट बार ये था, ये लास्ट बार था धोखा ये, लेकिन अब ये नहीं, अब मैं एक और एक्सिस की आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं। एक्स और वाई से तो आपकी दोस्ती बहुत पहले हो चुकी, अच्छा एक्स ये है तो एक्स डैश या नेगेटिव एक्स ऐसे है, मैंने नेगेटिव एक्स बनाया नहीं है, आप फील कर लेना, एक्स ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट मिरर इमेज नेगेटिव एक्स, वाई ये नेगेटिव वाई ये। अब एक जेड एक्सिस को और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अब वो बनती कैसे है, आप अपने कमरे के किसी कॉर्नर को देखो, किसी भी कॉर्नर को, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ये कॉर्नर मेरे पास एक ये है, दिख जाए तो कैमरे में आ जाए तो नहीं आ रहा, ओहो दिखा कॉर्नर अब मुझे, लेकिन ये कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर। अब मैं यहाँ ऐसे एक कॉर्नर, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हाँ अब देखना, ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस, ये जो लाइन में मूव कर रहा हूं, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये वाई एक्सिस, और ये जो लाइन तीसरी दिखी, तीसरी लाइन दिखी, यहां पर आप देख रहे हो 3 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3, एक
2 3। ओके, ये ही 3 लाइनें हैं यहां पे, दिख रही है ना, 3 लाइनें मिलती हुई देखिए। और मजे की बात देखो, सुनिए, हाँ शिवेश ने लिखा बिल्कुल ठीक, शिवेश ने लिखा कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मेरी बात सुनना, अच्छा जब आपने केवल एक्स और वाई सीखा था, सिर्फ एक्स और वाई सीखा था, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, ठीक है नहीं, परपेंडिकुलर थी। लेकिन अभी अभी जो मैंने कैमरे में दिखाया 3 लाइन, अच्छा क्या ये सेंटेंस सही है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी? क्या ये सेंटेंस सही है जो अभी मैंने कैमरे में दिखाया है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी तीनों? चलो वैसे तो आप ठीक हो, लेकिन मैं एक चुल्ल कर दूं, एक चुल्ल करूं, ये तीनों लाइन एक दूसरे के नहीं, एक तीसरे के परपेंडिकुलर थी। अब आप सोचो, वैसे आप ठीक हो, मैंने जबरदस्ती चुल्ल की है, मैंने जबरदस्ती चुल्ल की है। ये तीनों लाइन एक दूसरे, जब 2 वर्ड है ही नहीं यार, तो 3 वर्ड है ना, तो ये तीनों लाइन एक तीसरे के परपेंडिकुलर है। अब सुनिए, मैं कोशिश करता हूं, मेरे पास 3 चौक स्टिक, ये चौक ली मैंने, 1 मिनट, ये 3 चौक है। आप पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे पढ़ते थे, सुनो ऐसे, सही दिख रहा है ना, ऐसे ही पढ़ते थे ना आप, थोड़ा मिरर इमेज का चक्कर ना आ जाए, मेरे लिए उल्टा पड़ रहा है ना, मेरे लिए उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जो आपके राइट में वो मेरे लेफ्ट में, ठीक है? बताइए इसको क्या बोलते आ रहे थे आप? इस पिंकी पिंकी पू कलर तो दिख ही रहे ना, एक पिंक कलर एक ब्लू कलर, हाँ बताओ पिंक कलर को क्या नाम देते थे आप? एक्स एक्सिस, ब्लू कलर वाई एक्सिस। आइए आपके खाते में एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस करता हूं, ये तीसरी, इसको ऐसे, ओफो, ये देखिए पकड़ लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है? थोड़ा मेरे हाथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये है बेटा, दिस इज द फिगर। वो जो कोने का फिगर था ना, वो मैंने उठा के ऐसे मान लो यहां ले लिया। तो बताइए ये कौन सी एक्सिस है? ये पिंक कलर कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी? नहीं नहीं शिवेश, ये पिंक एक्स है अभी, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है जो बाहर निकल रही है। अब मुद्दा ये कि अब जेड एक्सिस यहां तो आ गई, दिमाग में तो आ गई ना दिमाग में, लेकिन बोर्ड पे कैसे आए? अब बोर्ड पे फिगर बने तो बने कैसे? सुनिए बेटा, देखो ये वाली एक्सिस ऐसे मैंने बना दी, ये वाली ऐसे बना दी, लेकिन साला ये तीसरी एक्सिस ये बने कैसे? इसमें कील ठोक दूं, कील ठोक दूं, नहीं तो गड़बड़ हो गई। तो ये जो तीसरी एक्सिस है ना, इसके साथ हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हम उस तीसरी एक्सिस को यू बना देते हैं बस। लेकिन ध्यान रखना, हम बनाएंगे यू, लेकिन सोचेंगे यूं, बनाएंगे यूं। मजबूरी आपने देख ली, आपने ये मजबूरी देख ली बेटा, सर की नहीं, ये सबकी मजबूरी है, क्योंकि बोर्ड जो होता है ना, उस पर 3D फिगर नहीं बनते हैं। 3D फिगर की फील लाई जा सकती है, बनते नहीं है वास्तविकता में। आप ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर और फेसबुक पर आते हैं ना 3D फिगर बनाने के, वो 3D फिगर नहीं होते, वो फील होता है बस 3D का, 3D का फील होता है, वो जो बना देते हैं, एक ऐसा लगता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो बोलो ये बताइए, आज जो मैंने तीसरी एक्सिस से दोस्ती कराई है, कर लोगे दोस्ती इससे? ऐसा नहीं कि आपको नहीं, आप क्यों करोगे, आपको तो गंदा लग रहा है, इससे दोस्ती करनी है आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन प्लीज ऐसे नहीं सोचना जेड एक्सिस ये रही, मैं सही हूं गलत हूं कि जेड एक्स, जैसे देखो एक्स, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, हाँ ये एक्स है, ये वाई है, हाँ ये वाई है, तो क्या ये जेड है? ये वाली देखना, ये है जेड, ये जेड है, ये यू नहीं है, यू जेड, बिल्कुल ठीक, जेड यू है, चेक करिएगा ऐसे बाहर। ये मजबूरी है बेटा मेरी आपकी सबकी, जी हाँ आपकी हो रही है जेड। अब आपको एक चीज बताऊं, देखो सर को समझाने के लिए, अच्छा इंस्टा से याद आया कि मैं बहुत बढ़िया डांस करता हूं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, वैसे मैं गणेश चतुर्थी वाला डांस करता हूं, अच्छा नहीं करता हूं, ठीक है? गणेश चतुर्थी होती है ना, बस भीड़ में चालू हो जाओ, भीड़ में कैसे भी, सोलो डांस थोड़ी नहीं, ठीक। हाँ फिलहाल देखिए, अब सर ने जो कोशिश, मैं ये कोशिश कर रहा था, देखो कितनी, अच्छा मेरे लिए ये 3 एक्सेस दिखाना आसान काम है या मुश्किल काम हो रहा है क्या? मेरे को फील करके देखो कि आप इतना सर हो, थोड़ी देर के लिए सर को समझाना पड़ रहा है, देखो ये 3 एक्सेस ऐसे हैं, और देखो कोई चौक टेढ़ी जा रही है, कोई ये है ना, कोई नहीं,
पता है? अब सुनिए ये मकाम, इस काम को थोड़ा आसान कैसे करते हैं, सुनेंगे प्लीज? सुनना बहुत आसानी से। 10th में ये किया था आपने, 10th में ये किया था आपने, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। जी हाँ, ये वही चीज थी एक्चुअली। जी हाँ, एक्चुअली मैंने ये मान के चलिए 3 चौक ऐसे पकड़ रखी हैं। लो आपके सामने पकड़ रहा हूं, ठीक है? दिस इज एक्स एक्सिस। एक्चुअली 10th में बता नहीं सकते ना आपको भाई, 10th में मेंटल लेवल, भाई 10th में बोल दिया लो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, घंटा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था ये जेड एक्स वाई जेड एक्सिस थी। लेकिन 10th के बच्चे को तो ये नहीं बता सकते ना कि देखो एक जेड एक्सिस भी होती है, बेचारे के अपने कर्म फोड़ लेगा कि ये जेड क्या कलेस है, और इतना वहां तक उसकी लाइफ में डिटेल में है ही नहीं। तो ये उंगली करना सिखाया इसलिए। तो अब आप बताइए ये किस एक्सिस से मैच कर रहा है? बोलो किस एक्सिस से मैच कर रहा है? एक्स एक्सिस से। ये किस एक्सिस से मैच कर रहा है अंगूठा? ये वाई एक्सिस से। और ये उंगली बाहर जा रही है तो ये जेड एक्सिस। तो कोई आपको पहली बार मैंने ये दिखाया था कि ऐसे करके, बस बिगिनर पे थे ना इसलिए। आज के बाद मैं कभी चौक को ऐसे नहीं पकड़ने जा रहा। मेरे लिए कितना मुश्किल काम है मैं जानता हूं। बनिया और ऐसा डर लग रहा है कि चौक गिरी, कट टूट गई। 1-1 रुपए के लिए बनिया, भाई चौक टूट जाएगी तो थोड़ा सा दर्द होगा ना। तो इसलिए आज के बाद मैं एक्सिसों को ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ऐसे उंगली करूंगा, ठीक? तो इन चौक को तो मैं सेफ मोड में रख देता हूं। हाँ तो बेटा मैं बनिया हूं तो क्या करूं बेटा, मेरे खून में बनिया है। मैं तो इतना बनिया हूं जैसे जा रहा हूं रास्ते में, एक बार मुझे साइकिल का पैडल मिल गया, साइकिल का पैडल मिल गया, मैंने वो उठा लिया, क्या सोच के, चल यार इसमें कभी साइकिल डलवा लूंगा। मुझ जैसे बनी की ये सोच होती है कि भाई जा रहा था, साइकिल का पैडल मिला, मैंने उठा लिया, इसमें कभी साइकिल डलवा लूंगा। पता है मैंने एक चाबी खरीद ली है, अब उसमें कभी कार डलवा लूंगा, उसमें कभी कार डलवा लूंगा। यानी चाबी तो मैंने खरीद ली है, कार डलवाना रह गया उसमें। हम लोग थूकते भी है ना तो डिब्बी में रख लेते हैं, डिब्बी में। रात को नोट गिनने के काम में आता है ना, रात को नोट गिनने के कितने नोट कमाए हमने उससे। तो चलिए ओ शिट, चलिए तो अब इस ठीक से आगे बढ़ते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको फील क्या करना है? फील ये करना है कि जेड एक्सिस सर की और सबकी, दोनों की मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है कि ये ऐसे बनाना पड़ रहा है, लेकिन सोचना हमें ऐसे है। लेकिन अब आएगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने बना दिया कि जेड ऐसे बना लो, जुगाड़ नहीं बननी। तो मैं आपको बताता हूं, हम बोर्ड पे 3D फिगर नहीं बना पाते, लेकिन एक क्यूब बनाना बड़ा आसान होता है। क्यूब बड़ी मजे से बना लेते हैं। बोलो क्यूब कितनी, पहली बार जब मैंने क्यूब बनाया ना, सीखा था ना, बड़ा मजा सा आया था मुझे, है ना? अब सुनिए, अब देखो फील क्या आ गया। ये बोर्ड पर 2D फिगर बना है, लेकिन फील आपको 3D वाला दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा 3D फिगर? ये फील आपको 3D वाला दे रहा है, फील आपको 3D वाला देता है। अब सुनिए मैं आपको बताता हूं ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। गौर से देखिए, गौर से देखिए इस लाइन को, गौर से देखिए इस लाइन को, गौर से देखिए इस लाइन को। अब समझ गए? बाकी सभी जो लाइन मैंने बड़ी कर रखी है, 3 लाइन बड़ी कर दी है, उनको छोड़ के सब मिटा दो, उठा के रख दो। ये है वो कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको कमरे का कॉर्नर दिखाया, कमरा तो नहीं दिखाया मैंने, मान लो ये मेरा कमरा है और उस कमरे का ये कॉर्नर था, ये वाला कॉर्नर दिखाया था एक्चुअल में, वो भी मेरे इधर ही था कॉर्नर, ठीक? तो अब आप बताइए, ये बताइए, जैसे ये गौर से देखिए, जेड आपको ये फील ले आया था। अच्छा बताइए, ये आपको ये फील ले आया था ना, ये तीनों लाइन एक तीसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो मैं ये नहीं बना रहा हूं, आपको ये फील ले आया था कि ये क्यूब है। जब आपको ये फील आ गया ये क्यूब है, तो आपको ये भी फील आ गया होगा कि ये एंगल 90 90 है, सब 90 है। बोलो ये आपको फील आ गया था कि नहीं ये सारे एंगल 90 है? आ गया था ना? अब लेकिन जब मैं ये लाइन मिटा दूंगा, अब सुनिए, लेकिन जब मैं इन तीनों लाइनों को उठाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपने जिस इज्जत के साथ इसको देखा है, उसी इज्जत के साथ ये एंगल भी 90 मानना है, ये एंगल भी 90 ही मानना है, और ये एंगल भी 90 मानना है। ये तीनों एंगल 90 मानने हैं। अब आपको ये भी पता चल गया ये जेड एक्सिस का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये जेड, ये एक्स, ये वाई। हाँ
आगे बढ़ूंगा फिर यहाँ, होप कि यहां तक आपके दिमाग में कुछ डाल पाया मैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर करिएगा बेटा, थोड़ी सी मेहनत करिएगा। बस आपका मास्टर थोड़ा गरीब है अभी, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड होता तो धुआं काट देता। यदि इस मास्टर के पास स्मार्ट बोर्ड होता तो आपका तो मैं कितना धुआं तो मैं अब भी कर सकता हूँ। देखो ये कपड़ा है, 12th में तो धुआं करता रहता हूँ मैं। देखो इसको यूं कर दो, हो गया धुआं, टिकटॉक वीडियो बन गई एक दिन तुक्के में, कभी आए ना जुदाई सजना। अब आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों से कह देना ऋतुराज सर को ज्वाइन करें, धुआं कर देते हैं, है नहीं? अब तो लीगल धुआं किया है मैंने, तो बोल देना कि बेटा क्या पढ़ाते हैं, धुआं कर देते हैं। चलो इधर देखिए, फिलहाल हाँ एक्स वाई जेड टेस्ट के मार्क्स बता दूंगा बेटा। अच्छा नंदिनी थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ आपको बेटा इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि फिजिक्स में बोर नहीं होने दूंगा और फिजिक्स में प्रॉब्लम भी नहीं आने दूंगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं केवल फन क्रिएट कर, मैं मुश्किलें भी नहीं आने दूंगा आप पढ़ते रहोगे तो। हाँ तो चलिए बेटा एक्स वाई जेड, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्स वाई जेड का। थैंक यू बेटा रिद्धि। अब तो यार मैं और मोटी, देखो धीमे धीमे ऐसे ही करूंगा। आपको पहले लगता होगा कि 12th के तो वीडियो जैसे आते हैं हमारे साथ क्यों नहीं, क्योंकि मैं अभी डरा, मैंने बताया था ना डरा हुआ था आप लोगों से कि पता नहीं यार कोई छोड़ छाड़ के ना भग जाए कि ये मास्टर पढ़ाता है, ये पढ़ाने के साथ साथ क्या गंवार बना करता है। तो चलिए कोई नहीं बेटा, थैंक यू बेटा। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस ये आपसे चाहता हूं, प्रैक्टिस ये चाहता हूं, प्रैक्टिस कि जैसे आप एक बात बताइए, थोड़ा ये स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है और थोड़ा स्क्वायर ऐसे बना दिया मैंने, है ना, और इस स्क्वायर की साइड ए है बेटा, ए स्क्वायर है तो सभी साइडें इसकी ये होंगी। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि बेटा इस स्क्वायर को यदि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दिया, नहीं समझे, हैवी वर्ड लगा, कोई नहीं, ऐसे समझो मैंने इस स्क्वायर को उठा के यहां रख दिया, इस स्क्वायर को उठा के यहां रख दिया, डू यू पल्ले, इस स्क्वायर को उठा के यहां रख दिया, ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस था, ये भाई ये तार से बना हुआ था, इसे उठा के यहां रख दिया। तो जब ये पल्ले पड़ गया तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट और असाइन कर दो। अब कोऑर्डिनेट 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 खेलते हैं, बताइए ये तो ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, ए कॉमा 0, मैं ये लिख देता हूं क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं, ये तो आपको आता है। फिर यहां पे आते हैं 0,1, क्योंकि बेटा एक रिदम बना हुआ है कि पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखना है फिर वाई लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी पहले लिख लो, पहले एक्स फिर वाई। अब आपके लिए पूछ रहा हूं, बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जी हाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे देखो कोऑर्डिनेट लिखे कैसे जाते हैं कि उस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, और शर्त यह है कि आप केवल एक्सिस के पैरेलल ही चल सकते हो। शर्त यह है कि आप, नहीं बेटा साइड सारी बराबर है, ए सारी साइड है, ए है, बी कहां से आ गया इसमें, ए सारी साइड है, ए बेटा, बी कहां से आ गया इसमें, ठीक। हाँ तो चलिए बेटा, तो अब कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आप ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे। शर्त यह है कि आप एक्सिस पे चलोगे या एक्सिस के पैरेलल चलोगे, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए यूं नहीं जा सकते आप, शर्त यह है कि एक्सिस पे चलना है या एक्सिस के पैरेलल। तो पहले यूं चले, कितना डिस्टेंस चले, ए एक्स के अलोंग, फिर यूं चले वाई के पैरेलल, तो कितना चले, ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ए। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी मेहनत इस बेवजह पे क्यों कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि अब यही जो आपने चीजें सीखी हैं, प्लीज बेटा जो चीजें आपने यहां सीखी हैं वही चीजें एक बार यहां अप्लाई कर दीजिए, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये क्यूब है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बहुत माहिर हो जाओगे, लेकिन हमारा काम कुछ दिनों के लिए चल जाएगा। ये एक क्यूब है, जैसे आपने एक स्क्वायर उठा के कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दिया, ये स्क्वायर उठा के कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दिया, वैसे ये क्यूब उठा के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर रहा हूं, मैं इसी में अटैच कर देता हूं, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। क्या ये चीज समझ में आई, ये बताओ। जैसे ये स्क्वायर आपने उठा के यहां रख दिया, मैंने ये क्यूब उठा के वहां कॉर्नर पे रख दिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब सुनिए, जब हम सिर्फ एक्स और वाई पढ़ रहे थे तो सिर्फ एक्स लिखते थे वाई लिखते थे, एक्स लिखते थे वाई लिखते थे, लेकिन
क्योंकि अब जेड एक्सिस भी शामिल है, तो अब आपकी कहानी होगी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यही सीक्वेंस होना चाहिए, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। तो बताइए यहां पर तो सारे कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, होप यहां तो समझ में आ गया होगा। अब इस क्यूब की यदि सारी साइडें ए ए ए ए ए है, सारी साइडें ए है, क्यूब है ये, तो अब आपको करना क्या है, आप अपने कमरे में क्यूब मान लेना, अपने कमरे को क्या मान लेना, क्यूब मान लिया। इसको हम जैसे सामने कमरे में मान लिया, तो आप ये मान लेना, मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूं, कोशिश करना कि दिख जाए, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, हाँ अब दिख रहे हैं ना, ठीक। ये वाला कॉर्नर तो ये मान लेना, अपने कमरे में ऐसे मान लो, ये वाला इधर कमरे में मान लेना, ये वाला कॉर्नर मान लेना, इस दीवार को, ये वाला अपनी उस दीवार को मान लेना, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, मदद मिल जाएगी आपको, इस कमरे को मान लीजिए, ठीक। तो आपने यदि इस क्यूब को अपना कमरा मान लिया है, तो आप मुझे बताओगे ये जो दिख रहा है, ये आपके कमरे में क्या चीज है जिसे मैंने शेड किया है, ये आपके कमरे में क्या चीज है जिसे मैंने शेड किया। यदि आपने इसको अपने कमरे, जी हाँ बिल्कुल, इच्छा यार, इच्छा की टाइपिंग स्पीड एक नंदनी, वेरी गुड, ये भी आप टाइप करें, फ्लोर है ये क्या है, फ्लोर है, बिल्कुल ठीक। यदि मैं इसको शेड करता हूं, तो इसको शेड करता हूं, तो ये क्या चीज है बोलो, ये क्या चीज है आपके कमरे में, ये छत है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में छत में, रूफ, सॉरी मैं ही भूल गया, रूफ, ठीक। अब आप थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचो, ये क्या चीज है, थोड़ा मेहनत तो लगेगी बेटा, ये मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या चीज है, ये वाला जो शेड किया है, ये फ्रंट वॉल हो गई, बिल्कुल ठीक, सामने वाली दीवार हो गई। अब दीवार देखो, फ्लोर कमरे में एक ही है, तो आपने फ्लोर लिखा, मैंने मान लिया, छत कमरे में एक ही है, तो रूफ लिखा, मान लिया, लेकिन दीवार तो कमरे में 4 है ना, तो आपने लिखा वॉल। कौन सी वॉल है ये फील कर रहे ना, ये यदि आप ऐसे पढ़ रहे हो तो फ्रंट वॉल हो गई, फ्रंट वॉल हो गई। ये कौन सी वाली हो, अब एक और शेड, मतलब समझ गए, ये अब मैं शेड, ये वाला, ये शेड करूं, ये क्या चीज है बोलो, ये कौन सी दीवार है, ये कौन सी दीवार है, ये, हाँ मतलब देखो ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए तो लेफ्ट वाली हो गई, मेरे लिए लेफ्ट वाली हो गई, पता नहीं आपने राइट कैसे आंसर दिया, आई डोंट नो। चलिए अब बेटा हो गया आपका काम। तो अब देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, अरे लिख जा 0 0 0। तो धीमे धीमे तसल्ली से मैं यहां से चल रहा हूं, यहां तक आया, तो क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, बहुत सस्ते तरीके से पूछ रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, हाँ इच्छा, वेरी गुड, कोशिश करिए सब लोग। और इस सीक्वेंस में लिखना है एक्स वाई जेड, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। शिवेश ने भी ठीक लिखा, हर्ष ने भी बिल्कुल, हर्ष थोड़ा एक्स गड़बड़ हो गया मान लेता हूं, लेकिन ठीक है, महक ठीक है, अंशिका गड़बड़ हो गया, अंशिका गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है ये तो, शुभम ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आप उससे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए 0 0। अब सोचो क्यों, यहां पॉज लीजिए, ए, मैंने क्यूब की साइड ए बोल दी थी बेटा, क्यूब की साइड ए बोल दी थी, यहां से यहां तक आना है आपको, ओरिजिन। अच्छा बताइए, आपने इसके यहां से यहां आए थे तो कोऑर्डिनेट ए 0 बोला था ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए 0 बोला था या नहीं बोला था। तो यदि ये समझ में नहीं आया तो मेरा आगे बढ़ना बेकार है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो यहां से यहां आया सिर्फ एक्स एक्सिस, अच्छा यहां से यहां आने के लिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो यूज, मैंने एक्स एक्सिस को ही तो यूज किया। अच्छा सपोज करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ने ये कह दिया कि हम टैक्स लेंगे, तो यदि एक्स यूज करेगा तो एक्स अपना टैक्स लेगा, वाई कह रहा है तू मेरे अलोंग चलेगा या मेरे पैरेलल चलेगा तो मैं टैक्स लूंगा, जेड कह रहा है तू मेरे अलोंग या मेरे पैरेलल चलेगा तो मैं टैक्स लूंगा। अब एक बंदा यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए बताइए केवल किसको टैक्स देगा, एक्स वाई जेड में से क्या वाई को टैक्स देगा, उसने केवल एक्स एक्सिस ही तो यूज किए, उसने सिर्फ यूं चल के एक्स एक्सिस वाली सड़क ही तो यूज किए, तो केवल एक्स को टैक्स देगा, वो भी कितना, ए, और यहां तक आने में ना वाई यूज किया ना जेड यूज किया, तो 0 0। तो बताइए बेटा, एक और आसान कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए बेटा, लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए एक्स वाई जेड। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, यानी अपने कमरे में उस कोने के कोऑर्डिनेट। वेरी गुड बेटा, अच्छा तो बेटा फुल उसमें है,
रिद्धि ये तो एक अजीब सी चीज हो गई बेटा रिद्धि, ये तो जोक मिल गया आज मुझे। रिद्धि ने जल्दबाजी में ओ वाई ओ लिख दिया, ओयो, ये तो ओयो बन गया। चलिए हाँ, चलिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हर्ष गलत है बेटा, हर्ष गलत है, शुभम ठीक है, शाम भी ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, चलिए देखिए ये ओरिजिन था, ओरिजिन से यहां चलते हैं। तो बेटा आपने कौन सी सड़क यूज की है, एक्स वाली या वाई वाली? सिर्फ वाई वाली सड़क यूज की है, वाई को ही टैक्स दोगे तो कोऑर्डिनेट होंगे 0 a 0। आई डोंट नो कि आप क्यों अभी तक, कई लोग समझ रहे हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, गलत दे पा रहे हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 a 0 होंगे, y सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा, z थर्ड नंबर पे लिखा जाएगा। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? थोड़ा सीखो बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हाँ बेटा, अच्छा यार ये तो फास्टेस्ट बिना फर्स्ट में हर बार जीत के ले जाती है बेटा। वो मैसेज कुछ चले गए, मैंने वो 0 a 0 0 z मान लेता हूं, चल z 0 0 a ठीक, तुषार ठीक है, शुभम ठीक है, दोबारा टाइप कर दो जिसका नाम नहीं, नंदिनी ने भी ठीक दिया था पर वो जेड ना बोल के ए बोलते थे तो और ठीक हो जाता। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिद्धि बिल्कुल ठीक, ओ 3, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 a होंगे। इस पिक्चर में सबसे आसान कोऑर्डिनेट इसके थे, लेकिन हाँ बच गए, चौक गिरने से बच गए। अच्छा ऑब्जर्व किया आपने, नहीं तो मेरे पैरों में हार्ट अटैक आ जाता बेटा, यदि ये चौक गिर जाती तो बेटा एक छोटा सा हार्ट अटैक मेरे पैरों में आ जाता। चलिए अब सुनो, सबसे आसान यहां आ गया सर, अब समझ में आ गया, ठीक है, अच्छा अच्छा ये आ गया समझ में। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। सोचिए कि मुझे ओरिजिन से उस पॉइंट पे जाना है तो किस किस लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ इच्छा बिल्कुल ठीक, सिल्की ठीक, महक ठीक, अरे वाह समझ गए, बढ़िया पढ़ा लेता हूँ फिर तो मैं। दिया ठीक, अच्छा ठीक पढ़ा लेता हूँ फिर तो मैं। शिवम ठीक, अच्छा शिवेश दोबारा टाइप कर, शिवेश कभी कभी मैसेज चला देते हैं। अच्छा थैंक यू इच्छा, शिवेश दोबारा टाइप कर। अंशिका थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओफो अंशिका अभी कह के चुकी थी। रिद्धि ठीक कि समझ में आ गया, धोखा हो गया। तुषार ठीक, अंशिका तेरे ही गड़बड़ रहेगा। शिवेश तू दोबारा टाइप कर देना, वो मैसेज चला गया होगा पीछे। अब गुस्सा मत हो शिवेश, मेरे को इस बात में हमेशा माफ करना कि मैं सबका नाम ना बोल पाऊं। तो हर्ष ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यहां जाने के लिए बेटा। अंशिका देख, पहले आप यूं जाओगे फिर यूं जाओगे। आपने एक तो एक्स वाली सड़क यूज करी तो यहां टैक्स भरोगे, और एक वाई के पैरेलल, ये सड़क वाई के पैरेलल है ना तो टैक्स, तो a, 0 समझिए बेटा, समझिए सीन को, a, 0। इस मीटिंग, तीसरी मीटिंग नहीं आनी, टेंशन मत लो बेटा, लेकिन इस मीटिंग में ये काम तो पूरा करवा दो प्लीज मेरा। तो a 0, अंशिका समझ में आया? आप ही का आंसर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है चलो। तो अब तसल्ली से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ये कमरे में ये वाला कोऑर्डिनेट है बेटा, उस दीवार पे आप ये कोशिश करो कि मुझे इस पॉइंट से उस दीवार के उस कॉर्नर पे जाना है। हाँ बेटा अच्छा ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। मैं ये इसलिए करा रहा हूँ प्रैक्टिस, सब ठीक, भूमिका ठीक, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। थोड़ा आप एक्स वाई जेड से दोस्ती करो। शिवेश थोड़ा गड़बड़ हो गया, शिवेश गड़बड़ हो गया। रिद्धि ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 a a। अब सोचो क्यों, सोचो क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये वो वाला बेटा, वो कमरे का वो वाला पॉइंट है। आप पहले यू जाओगे फिर यू जाओगे, देखो पहले वाई पे गए फिर जेड के पैरेलल आए, एक्स तो यूज ही नहीं हुआ। या फिर ऐसे भी जा सकते हो, पहले यूं चल लो फिर यूं चल लो। तो बताइए जब यूं चले तो आपको जेड का टैक्स भरना पड़ेगा, और फिर यूं चलोगे तो क्योंकि वाई के पैरेलल चल रहे तो वाई वाला टैक्स भरना पड़ेगा। धीमे धीमे समझिए बेटा, है ना, ये समझिए। लेकिन सीक्वेंस, चल आप कैसे भी लो, लेकिन सीक्वेंस हमें यही चुनना पड़ता है, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। अभी 2 पॉइंट और रह गए, उस 2 के बाद ये मीटिंग ना चली जाए बेटा, जल्दी से। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में भर देता हूं, जल्दी 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 बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। 0, हाँ बेटा सेवेश आपकी बात ठीक है, 0 सॉरी a 0 a,
A0A और लास्ट कोऑर्डिनेट है ये, इसके कोऑर्डिनेट बताइए बेटा, और ये मीटिंग चली जाए तो नमस्ते। हाँ इसके कोऑर्डिनेट है ए मैं नहीं है, ए है, तीनों ए। तो बेटा आज की क्लास यही रोकते हैं। मेरे यदि मेरी टीचिंग समझ में आती हो तो बाकी बच्चों से बोलो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के है ना, और इसको रोक देते हैं बेटा, है ना।